हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी फॉर। तो हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू किया है पढ़ने के लिए। ये बुक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा ये बुक प्रोवाइड की गई है। बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, हर चीज़ के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है। तो चलिए हम लोगों ने देखते हैं। तो हम लोगों ने कल देखा था भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो आज देखना है हम लोगों को 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अगर अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करो। 18वीं शताब्दी में मुगलों से स्वतंत्र हुए क्षेत्रीय राज्य। तो क्या है ये 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब के निधन होने के बाद बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे क्षेत्रीय राज्यों का उदय। ये राज्य पहले मुगलों के अधीन हुआ करता था। बंगाल मुगलों के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया। बाद में बरसों में औरंगजेब के निधन होने के बाद मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली। मुर्शिद कुली खां ने 1722 ईस्वी में मुर्शिदाबाद नामक नगर को बसाया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। बंगाल जब मुगलों के अधीन था तो उसकी राजधानी ढाका हुआ करती थी, लेकिन जब बंगाल मुगलों से स्वतंत्र हो गया तो बंगाल की राजधानी ढाका से स्थानांतरित कर मुर्शिदाबाद को बना दिया गया। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने उड़ीसा की सूबेदारी भी मुर्शिद कुली खां को दे दिया। मुर्शिद कुली खां ने तकावी ऋण किसानों को देना प्रारंभ किया तथा कर की वसूली करने को लेकर इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। मुर्शिद कुली खां ने जब बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया, इसके खिलाफ सीताराम राय, सुजात खान, निजात खां इत्यादि के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जिसे मुर्शिद कुली खां ने आसानी से दबा दिया। शासन प्रशासन करते हुए मुर्शिद कुली खां का निधन 1727 ईस्वी में हो गया। उसका उत्तराधिकारी उनका दामाद सुजाउद्दीन बना, जिन्होंने सिद्धांतिक तौर पर बिहार का विलय बंगाल प्रांत में किया तथा बिहार का उप सूबेदार अली वर्दी खां को बनाया। सुजाउद्दीन का 1739 ईस्वी में निधन हो जाने के बाद बंगाल का अगला नवाब उनका बेटा सरफराज खां बना, जो काफी अयोग्य और विलासी प्रवृत्ति का था। गिरिया का युद्ध यह युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज खां और अली वर्दी खां के बीच हुआ। इस युद्ध में अली वर्दी खां की जीत हुई। अली वर्दी खां 1740 से लेकर 1756 तक
अलीवर्दी खां अलीवर्दी खां ने बंगाल के नवाब बनने के बाद मुसलमानों को कर देना बंद कर दिया तथा उस कर की राशि से बंगाल का विकास किया, जिस कारण बंगाल काफ़ी समृद्ध हो गया और इसलिए अलीवर्दी खां के शासनकाल के समय बंगाल को भारत का स्वर्ण कहा जाने लगा। अलीवर्दी खां ने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी से किया और कहा कि अगर मधुमक्खी को ना छेड़ा जाए तो वह शहद देती है और अगर छेड़ दिया जाए तो वह काट काट कर खा जाती है। अलीवर्दी खां ने अंग्रेज़ों को कोलकाता का किलाबंदी और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर का किलाबंदी करने से रोक लगा दिया। अलीवर्दी खां के समय मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया, जिसमें मराठों की जीत हुई। तत्पश्चात अलीवर्दी खां ने मराठों के साथ समझौता किया। समझौता के तहत उड़ीसा का क्षेत्र मराठों को दे दिया तथा 6 लाख रुपया वार्षिक देना भी स्वीकार किया। अलीवर्दी खां का निधन 1756 ईस्वी में हो गया। उसका उत्तराधिकारी उसका नाती सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला 1756 से लेकर 57 तक। सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब बनने का विरोध उसकी मौसी घसीटी बेगम या ढाका की बेगम और उसका मौसेरा भाई सातेक जंग जो कि पूर्णिया का नवाब ने किया। अंग्रेज़ों ने नवाब सिराजुद्दौला के समय कोलकाता का किलाबंदी करना शुरू किया। जब उसकी जानकारी सिराजुद्दौला को हुई तो उन्होंने अपनी सेना के साथ कोलकाता का अभियान किया। उस समय कोलकाता का अंग्रेज प्रभारी रोजर ड्रक और सेनापति मिनीचिन था, जो सिराजुद्दौला के डर से भाग खड़ा हुआ तथा ये लोग फुल्टा नामक बंदरगाह पर जाकर छिप गया। ब्लैक होल की घटना। नवाब सिराजुद्दौला अपने कोलकाता अभियान के क्रम में 20 जून 1756 को एक छोटे से काल कोठरी में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया। जब अगली सुबह काल कोठरी खोला गया तो उसमें मात्र 23 अंग्रेज जीवित बचे। इसी घटना को इतिहास में ब्लैक हॉल की घटना कहा जाता है। यह घटना बैटल ऑफ प्लासी का तात्कालिक कारण बना। इस घटना का विवरण हॉलबेल नामक अंग्रेजों ने किया। जब ब्लैक हॉल की घटना का पता कंपनी के मद्रास स्थित मुख्यालय को लगा तो पैटरसन एंड रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक बड़ी अंग्रेजी सेना कोलकाता पहुंची और कोलकाता के प्रभारी मानिकचंद से समझौता करके कोलकाता पर अधिकार कर लिया। अलीनगर की संधि।
यह संधि 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ। इस संधि में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजी कंपनी को कोलकाता का किलाबंदी करने का अधिकार दिया। साथ ही साथ युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मुगल बादशाह फर्रुखियर के द्वारा दिए गए व्यापारिक अधिकार को करवाने की घोषणा की। प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। अब क्या है? प्लासी के युद्ध का मैदान वेस्ट बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यह युद्ध कोई युद्ध नहीं था बल्कि एक षड्यंत्र था। यह युद्ध चंद घंटों में समाप्त हो गया। यह युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी के तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा देते हुए अंग्रेजी कंपनी का साथ दिया। ध्यान रहे कि इस युद्ध में मोहनलाल और मीर मदार के नेतृत्व में एक छोटी सैन्य टुकड़ी सिराजुद्दौला के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के हार होने के बाद जब वे अपनी राजधानी वापस लौट रहा था तो मीर जाफर के पुत्र मीर के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला के मारे जाने के बाद बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर बना। मीर जाफर 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक नवाब के पद पर रहे। मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के इशारे पर काम किया करता था, जिस कारण उसे क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा गया। मीर जाफर ने 1,77,00,000 रुपया अंग्रेजों को उपहार स्वरूप दिया तथा 24 परगना नामक जिला भी अंग्रेजों को प्रदान किया। मीर कासिम, इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया तथा मुंगेर में गोला बारूद तोप खाने की कारखाना शुरुआत की। बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को ब्रिटिश कंपनी की सेना और भारत की संयुक्त सेना के बीच हुआ। भारत की संयुक्त सेना में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना शामिल थी। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, तो वहीं भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब शुजाउद्दौला कर रहा था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की जीत हुई। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना में यह सबसे निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध का तात्कालिक कारण लाइसेंस का दुरुपयोग किया जाता था। इस युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि के तहत हुई। नोट: इस युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर बेसीटाइट थे।
इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की दो संधियाँ हुई है, जिसमें प्रथम संधि 12 अगस्त 1756 और द्वितीय संधि 16 अगस्त 1756 को हुई है। इस संधि में अंग्रेजों की तरफ से भारत भाग लिया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने लिया था। और उसके बाद विलियम विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि दी। इलाहाबाद की प्रथम संधि। यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ है। इस संधि के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। इस संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के कर वसूलने का अधिकार प्रदान किया, अर्थात दीवानी अधिकार प्रदान किया। अंग्रेजी कंपनी को जब भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ तो सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में अंग्रेज कंपनी आई। इस संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना अंग्रेजों ने प्रारंभ किया। कालांतर में वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशन देना बंद कर दिया। इस संधि के तहत अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। अंग्रेजी कंपनी को जब भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ तो सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में अंग्रेज कंपनी आया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि। यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इस संधि के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। इस संधि के तहत युद्ध हर्जाना के तौर पर अवध के नवाब ने 50 लाख रुपया अंग्रेजी कंपनी को देना स्वीकार किया। इस संधि के तहत अवध के क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। कड़ा और इलाहाबाद के अलावे अवध के अन्य क्षेत्रों पर अवध के नवाब का शासन अधिकार बना रहेगा। नोट: बंगाल के अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला हुए। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला के समय 1722 ईस्वी में सादत खान ने किया। मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया। सादत खान ने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाकर अवध में शासन प्रदान किया। 1739 ईस्वी में नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला ने सादत खां को नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया, लेकिन सादत खां 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर लिया। सादत खां का उत्तराधिकारी उसका दामाद सफदर जंग बना। इसका मूल नाम
अबुल मंसूर खां था। इसके समय में ही मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का 1748 में निधन हुआ। 1748 में निधन हुआ। तत्पश्चात अगला मुगल बादशाह अहमद शाह बना, जिसने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया, जिस कारण इतिहास सफदरजंग को नवाब वजीर के नाम से याद करता है। 1754 ईस्वी में सफदरजंग का निधन हो गया। तत्पश्चात अवध का अगला नवाब शुजाउद्दौला बना। शुजाउद्दौला के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें शुजाउद्दौला ने अफगानी मूल के शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। शुजाउद्दौला के समय ही बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने ही किया था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। शुजाउद्दौला के बाद अवध का अगला नवाब असफदौला बना, जिन्होंने अवध की राजधानी फैजाबाद में स्थानांतरित कर लखनऊ को बनाया। असफदौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। वहीं लखनऊ में छोटे इमामबाड़ा का निर्माण मुख्यतः मोहम्मद अली शाह ने करवाया। अवध के अंतिम नवाब वजीर अली शाह हुए। लॉर्ड डलहौजी 1856 ईस्वी में जेम्स आउटरम के रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया, जिसका विरोध वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने की और 1857 में विद्रोह में अवध और लखनऊ के क्षेत्र में भाग ली। हैदराबाद। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय में 1724 ईस्वी में हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजाम मुल्क ने किया। उनका मूल नाम चिनकिली खां था। उनका संबंध आसफ जाही वंश से था। मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम मुल्क को आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। सुकर खेरा शंकर खेरा का युद्ध। यह युद्ध 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के प्रतिनिधि मुबारिज खां और हैदराबाद के निजाम मुल्क के बीच हुआ। इस युद्ध में निजाम मुल्क की जीत हुई। तत्पश्चात मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। पालखेरा का युद्ध। यह युद्ध 1728 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच हुआ। इस युद्ध में हैदराबाद के निजाम की हार हुई। इस युद्ध की समाप्ति मुसीसिब गांव के संधि के तहत हुई।
इस संधि के तहत निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार किया। हैदराबाद के निजाम उल मुल्क का निधन 1748 ईस्वी में हुआ। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम देसी रियासत हैदराबाद बना जिसने 1798 ईस्वी में स्वीकार किया। आज़ादी के समय क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देसी रियासत हैदराबाद था। हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई का पुलिसिया कार्रवाई के अंतर्गत के तहत भारत में मिलाया गया। मैसूर आज जिसे कर्नाटक कहा जाता है, उसे पहले मैसूर कहा जाता था। साथ ही कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता था? तो ये मैसूर को कहा जाता था। मध्यकाल में कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने शासन किया। जब विजयनगर साम्राज्य के शासन का अंत हुआ तो उसके स्थान पर मैसूर में बोडियार वंश के शासकों ने शासन किया। इस वंश के अंतिम शासक कृष्णराज हुए, जो नाम मात्र का शासक था। उसके समय नजराज और देवराज शासन को देखा करता था, जिसमें नजराज वित्त मंत्री के पद पर था और देवराज सेनापति के पद पर था। नजराज की सेना में हैदर अली शामिल हुआ। हैदर अली अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के बल पर नजराज को गद्दी से अपदस्थ कर दिया तथा अपने आप को मैसूर का शासक घोषित किया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मैसूर में स्वतंत्र शासन की स्थापना 18वीं सदी में हैदर अली ने किया। हैदर अली ने फ्रांसीसियों के मदद से तमिलनाडु के डिडीगुल नामक शहर में 1755 ईस्वी में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। संभवतः हैदर अली अंग्रेजों को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक है। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों को पराजित किया। यह युद्ध 1757 से लेकर 1769 ईस्वी के बीच हुआ है। इस युद्ध की समाप्ति 1769 ईस्वी में हुई। मद्रास के संधि के तहत हुई है। मद्रास की संधि के उल्लंघन के कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। यह युद्ध 1784 ईस्वी में 1784 ईस्वी के दौरान हुआ। इस युद्ध के दौरान ही हैदर अली और अंग्रेज सेनापति आयरकूट के बीच 1781 में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हैदर अली की हार हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही हैदर अली मारा गया। तत्पश्चात मैसूर का अगला शासक कौन बना? तो ये हो गया
टीपू सुल्तान बना, जिन्होंने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जारी रखा। इस युद्ध की समाप्ति 1784 ईस्वी में हुई, मंगलौर की संधि के तहत। अब देखते हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, इन्होंने शेर ए मैसूर नागरिक टीपू सीधा साधा दैत्य कहा जाता है। इनका मानना है कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन ही जिए मगर शेर की तरह जिए। टीपू सुल्तान के शासनकाल के समय 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई। इस फ्रांसीसी क्रांति से टीपू सुल्तान काफ़ी प्रभावित हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया। इससे प्रभावित होकर टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और वे जैकोबियन क्लब के सदस्य बने। टीपू सुल्तान कई भाषा जैसे उर्दू, अरबी, फारसी, कन्नड़, हिंदी इत्यादि के जानकार थे। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया। टीपू सुल्तान अपनी आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव मानता था। टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक हुए जिसने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया। टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण किया तथा अपने नाम के टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण किया तथा अपने नाम का सिक्का जारी किया। टीपू सुल्तान भू राजस्व की वसूली हेतु जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया ताकि किसानों का शोषण ना हो। टीपू सुल्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने को लेकर अपना दूत मंडल फ्रांस, ईरान, तुर्की, अरब, मॉरिशस, म्यांमार इत्यादि देशों में भेजा। 1791 ईस्वी में मराठों ने कर्नाटक के श्रृंगेरी में स्थित शारदा मंदिर को नुकसान पहुंचाया। तत्पश्चात मंदिर के पुरोहित के आग्रह का मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने को लेकर टीपू सुल्तान से आर्थिक सहायता की मांग किया। टीपू सुल्तान ने शारदा मंदिर के निर्माण को लेकर धन दिया। मैंगलोर की संधि से टीपू सुल्तान संतुष्ट नहीं था, जिस कारण टीपू सुल्तान ने फ्रांस से सहायता की मांग की। इसी बात को आधार बनाते हुए अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर यह आरोप लगाया कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों से गुप्त समझौता करता है। अब देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध 1790 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के दौरान हुआ। इस युद्ध में एक तरफ टीपू सुल्तान की सेना थी तो दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना। इस युद्ध में अंग्रेजों की मदद मराठा पेशवा और हैदराबाद का निजाम कर रहा था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई।
इस युद्ध की समाप्ति 1792 ईस्वी में हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जीतने के बाद कहा कि मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही अपने शत्रु को पंगु बना दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ है। इस युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान मारा गया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने बोडियार वंश के अल्पायु शासक कृष्णराज द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर 1799 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि 1799 ईस्वी में सहायक संधि के तहत मैसूर ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना। नोट: चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से सहायता की मांग किया। पंजाब में सिख धर्म और सिख राज्य। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया। सिख धर्म की स्थापना किसने किया है? तो गुरु नानक ने किया। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के नानकाना या तलवंडी में हुआ था। इनके पिता मेहता कालूराम। इनके पिता कौन थे? मेहता कालूराम। माता तृप्ता देवी। पत्नी हो गई सुलक्षणी थी। इनका संबंध खत्री जाति से था। गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु नानक ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर पूरे भारत का भ्रमण किया। साथ ही साथ गुरु नानक ने संगत और पंगत व्यवस्था की शुरुआत की। संगत का अर्थ होता है निःशुल्क धर्मशाला होता है तथा पंगत का अर्थ लंगर अर्थात निःशुल्क भोजनालय होता है। सिख धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक का निधन हो गया। गुरु नानक का उत्तराधिकारी उसका प्रिय शिष्य गुरु अंगद बना, जो कि सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए। गुरु अंगद का मूल नाम लहना था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया तथा लंगर व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। गुरु अंगद का उत्तराधिकारी तथा सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास बने। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रचलन किया।
गुरु गुरु अमरदास ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर भारत में अलग अलग शहरों में 22 गद्दी की स्थापना किया तथा तथा प्रत्येक गद्दी पर एक महंत की नियुक्ति किया। अमरदास के समकालीन मुगल बादशाह अकबर थे। अकबर पंजाब के गोइंदवाल जाकर अमरदास से मुलाकात की। अमरदास के आग्रह पर अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 गांव दान में दिया। अमरदास के पुत्र बाबा श्रीचंद ने अमरदास के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिस कारण अमरदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने प्रिय शिष्य और दामाद गुरु रामदास को बनाया। गुरु रामदास सिख धर्म के चौथे गुरु हैं, जो कि 1574 से लेकर 1581 ईस्वी तक गुरु के पद पर रहे। उन्होंने 1577 ईस्वी में अमृतसर नामक शहर को बसाया। अमृतसर का पूर्व नाम गुरु रामदासपुर है। गुरु रामदास भी मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। गुरु रामदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को बनाया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि गुरु रामदास ने गुरु के पद को पैतृक बनाया। सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव हुए, जो 1581 ईस्वी से लेकर 1606 ईस्वी के बीच सज धज कर अपने दरबार में उपस्थित होते थे, जिस कारण उसे सच्चा बादशाह भी कहा जाता था। उन्होंने 1589 ईस्वी में अमृतसर में स्वर्ण हर मंदिर का निर्माण किया। उन्होंने 1604 ईस्वी में सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किया। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र सुखरों को आशीर्वाद दिया और धन से मदद किया, जिस कारण जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। तत्पश्चात सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद बने, जिसका शासनकाल 1606 से लेकर 1645 ईस्वी तक रहा है। इन्होंने अमृतसर का किला बंदी करवाया तथा अकाल तख्त पूजा स्थल का निर्माण करवाया। गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य शक्ति के रूप में ढाला। गुरु हरगोविंद का उत्तराधिकारी गुरु हर राय, जो कि 1645 से लेकर 1661 ईस्वी तक गुरु के पद पर रहे हैं। गुरु हर राय का शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह के साथ अच्छा संबंध था। गुरु हर राय का उत्तराधिकारी गुरु
गुरु हरकिशन बना, जो कि 1661 से लेकर 1664 ईस्वी तक 1661 से लेकर 1664 ईस्वी तक गुरु के पद पर रहे। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के विषय में बताया। अचानक चेचक नामक बीमारी के कारण हरकिशन का निधन हो गया। गुरु हरकिशन का उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर बने। यह सिख धर्म के 9वें गुरु थे। इनका शासन काल 1664 से लेकर 1675 ईस्वी तक रहा। इनका मूल नाम त्यागमल था। इन्हें बाकला दा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का खुले तौर पर विरोध किया, जिस कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को अपने दरबार में बुलाकर काफी प्रताड़ित किया तथा इसकी हत्या करवा दी। अर्थात इनकी हत्या के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। गुरु तेग बहादुर ने ही नारा दिया है कि सरदाद सिरे ना दाद, अर्थात मैंने अपना सर कटवा दिया, लेकिन सिख धर्म का रहस्य नहीं बताया। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ। इसके पिता गुरु तेग बहादुर तथा माता गुजरीबाई थी। गुरु गोविंद सिंह ने पंचमकार की घोषणा करते हुए अपने अनुयायियों को केश कंघा, कृपाण, कच्छा और काड़ा का अनुपालन करने को कहा। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म को मानने वाले पुरुष अनुयायियों को अपने नाम के अंत में सिंह लगाने का आदेश दिया। सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप गुरु गोविंद सिंह ने दिया। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक नाम से लिखा है। इसके अलावा इन्होंने कृष्ण अवतार जैसे पुस्तकों की रचना की है। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की है। साथ ही खालसा पंथ की स्थापना की है। खालसा का अर्थ शुद्ध होता है। गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब की नीतियों से संतुष्ट नहीं था, जिस कारण उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ अपना संघर्ष लगातार जारी रखा। इसी क्रम में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच कई युद्ध हुए, जो निम्न युद्ध हैं, जैसे कि नादौल का युद्ध कब हुआ था? तो ये नादौल का युद्ध हुआ था 1690 ईस्वी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच में हुआ था। इसमें गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। आनंदपुर का प्रथम युद्ध हुआ था। यह हुआ था कब हुआ था? 1701 ईस्वी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ था।
हाँ, उसके बाद आनंदपुर का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध 1704 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच में हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई। इस युद्ध के दौरान ही गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र फतेह सिंह और जरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया। चौकमोर का युद्ध। यह युद्ध 1705 ईस्वी में चकौर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? चौकमोर का युद्ध हुआ था 1705 ईस्वी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई। इस युद्ध के दौरान ही गुरु गोविंद सिंह के दो अन्य पुत्र अजीत सिंह और जुझारू सिंह की हत्या करा दी। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे जो मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने यह घोषणा किया कि उनके निधन के बाद गुरु का पद समाप्त हो जाए और गुरु के पद के स्थान पर नेता का पद आए। ओह।